मैं वीडियो एडिटिंग के लिए क्या क्या यूज करता हूँ, ये सवाल मुझसे पूछा जाता है या नहीं आई डोंट नो, बट आई फील लाइक शेयरिंग इट। तो अगर मैं बात करूं अपने वीडियो एडिटिंग कंप्यूटर की, तो मैं लैपटॉप यूज़ करता हूं मैकबुक M2 मैक्स, और इसका बेस वेरिएंट में 16 GB रैम आती है, बट मैंने इसको अपग्रेड करा के 64 GB रैम वाला लिया था। तो इस मैकबुक के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि उस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर लिया था। इस वीडियो में मैं बस आपको बता रहा हूँ कि मैं एडिटिंग के लिए कौन सी मशीन यूज़ करता हूँ, और ये काफ़ी बढ़िया चल रही है मेरी, मतलब मैं इस पर हैवी से हैवी फुटेज भी डाल देता हूँ, फिर भी कोई लैग देखने को नहीं मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ इस माउस की, माउस या माइस आप जो भी कहना चाहो, तो ये है MX Master 3S। अब इसमें क्या है, ये साइलेंट क्लिक है और 3 में थोड़ी मतलब उसमें आवाज़ आती है क्लिक की, तो यही फ़र्क है। इसका प्राइस आप ऑनलाइन जाकर देख लेना यार। इस पर मेरा जो एर्गोनॉमिक है, मतलब हाथ बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, और जब से मैंने ये माइक लिया है मेरे हाथ में दर्द नहीं होता है। पहले मेरी ये कलाइयों में, नसों में पूरा दर्द होता था, तो अब वो नहीं होता है। तो अगर मैं बताऊँ कि इसके बारे में मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, यार मैं एक बार चार्ज करता हूँ और 20-25 दिन आराम से चल जाता है, मुझे चार्ज करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। और वायरलेस कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कोई लैग वैग देखने को मिलता है, कुछ भी लैग देखने को नहीं मिलता है। पहले ये लोगों का मिसकंसेप्शन होता था, ब्लूटूथ माउस लेंगे, वायरलेस माउस लेंगे तो कनेक्टिविटी, अब ऐसा कोई इशू नहीं होता है भाई। 2023 में रहना है हम, इतने तो डेवलप हो ही गए। अगर मैं कौन की बात करूं, ऐसे कोई नेगेटिविटी मुझे दिखती तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बहुत प्राइसी है, थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, तो हर बंदा नहीं चाहेगा कि वो इतना बड़ा अमाउंट इस माउस पे या फिर इस माइस पे खर्च करे। तो अगर आप उतना कमा रहे हो तो आई मस्ट से इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, तो आप इस माउस को जरूर ले लेना, और ये बहुत अच्छा परचेज है। मतलब मैं जितनी भी तारीफ करूंगा उतनी कम है, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो भी नहीं है। तो अगर मैं मॉनिटर की बात करूं तो मैं मॉनिटर यूज़ करता हूं LG UP83A 32 इंच अल्ट्रा HD। आई नो बहुत लंबा और कंफ्यूजिंग नाम है, बट आप इतना समझ लो कि ये 32 इंच का है, काफ़ी बड़ी स्क्रीन है जैसे कि आप देख सकते हो। मैंने इसे क्यों लिया, देखो एक तो मुझे बड़ी स्क्रीन चाहिए थी और मुझे 4K मॉनिटर चाहिए था। तो मुझे 4K ही क्यों चाहिए था, तो देखो अगर मुझे बड़ी स्क्रीन लेनी है तो 1080p लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप 27 इंच 24 इंच तक जा रहे हो तो समझ में आता है 1080p मॉनिटर, बट अगर आप 32 इंच या उससे ऊपर जा रहे हो तो 4K में ही सेंस बनता है, क्योंकि फिर वो स्क्रीन बड़ी हो जाती है। 1080p थोड़ा सा पिक्सलेट करता है, उतना क्लियर आपको इमेज नहीं मिलती है, बट 4K 32 इंच बढ़िया है, उससे ऊपर कितना भी जाओगे तो 4K में आपका चल जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको चुना है। और अगर आप एडिटर हो तो आप जानते होगे कि यार जितना ज़्यादा रियल एस्टेट होता है ना स्क्रीन में, उतना ही ज़्यादा आपको एडिटिंग में आसानी होती है। तो अगर इससे बड़ी भी स्क्रीन मिल जाए तो आई डोंट माइंड, बट उसके लिए खर्चा बहुत हो जाएगा। तो अभी ये बजट में भी आ रहा था, तो इंडिया में इसकी प्राइस आई थिंक 25 से 35 हज़ार के बीच में तो होगी। तो इसमें DCI P3 95% है, तो कलर ग्रेडिंग के लिए ये अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है या फिर बहुत बुरा है। कलर ग्रेडिंग के लिए इट इज़ गुड इनफ, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है। अगर कलर ग्रेडिंग में आपको चाहिए तो आप ये वाला मॉनिटर जाकर चेक कर सकते हो, ये बेस्ट है कलर ग्रेडिंग के लिए। तो अभी मेरा बजट भी थोड़ा कम था और मुझे कलर ग्रेडिंग में भी उतना प्रो भी नहीं होना है, तो मेरे अभी के यूज़ केस के लिए ये मॉनिटर मुझे बढ़िया लगा। तो मुझे इसमें क्या अच्छा लगा, इसका स्क्रीन साइज़ और प्राइस काफ़ी बजट में है। और मुझे इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, एक तो इसका जो ये स्टैंड है ना यहाँ पर, ये मुझे काफ़ी फैला हुआ लगता है, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब आप सोच रहे होगा कि अमन भाई आपने यही स्पेसिफिक मॉडल क्यों खरीदा, इस बजट में और भी तो आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो यार मैंने रिसर्च तो बहुत की थी, मुझे LG का यही मॉनिटर ठीक लगा, और LG के जो मॉनिटर्स की क्वालिटी है वो मैंने रिव्यूज़ वगैरह पढ़े तो काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद फिर BenQ आता है, BenQ मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका था, तो मैंने सोचा यार कुछ नया ट्राई करते हैं, इसलिए मैंने LG ले लिया। तो अगर आपको पसंद आता है अभी इसके रिव्यूज़ वगैरह देख लेना और आप फिर अपना डिसीजन ले सकते हो उस हिसाब से। तो अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर की, तो मैं प्रीमियर प्रो और डाविंची रिजॉल्व दोनों ही यूज़ करता हूँ। प्रीमियर प्रो में मेजरली एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ, और डाविंची रिजॉल्व एडिटिंग प्लस कलर ग्रेडिंग दोनों के लिए यूज़ करता हूँ। मतलब कलर ग्रेडिंग उसमें ज़्यादा ही करता हूँ, एडिटिंग थोड़ी कम करता हूँ। तो मैं इस कीबोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, और ये MX कीज़ मिनी है। और मैंने मिनी क्यों लिया, क्योंकि यार मुझे नम पैड की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो मैंने सोचा ये छोटा फॉर्म फैक्टर वाला है, इसी को रख लेता हूँ, टेबल पे कम जगह लेता है, और ये मेरी MX Master 3S के साथ अच्छे से पेयर हो जाता है। एंड अब आप पूछोगे मन भाई मैकेनिकल कीबोर्ड क्यों नहीं यूज़ करते हो, तो यार मुझे ये वाले कीबोर्ड मज़ा आता है। मतलब मुझे मैकेनिकल होगा अच्छा, मैंने यूज़ भी किया है, बट मुझे ऐसे वाले कीबोर्ड अच्छे लगते हैं, और इस पर मैं टाइपिंग और फास्ट कर पाता हूँ। उसमें मेरा उंगली इधर उधर चली जाती है, जो मैकेनिकल होते हैं वो थोड़ी उठी हुई कीज़ होती है ना, इस वजह से। और इसकी अगर मैं अच्छी बातों की बात करूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, एक तो बैटरी लाइफ, मैं एक बार चार्ज करता हूँ 20-25 दिन कहीं नहीं गए, और अगर मैं बैकलाइट ऑफ कर दूँ तो थोड़े दिन और भी चल जाता है। बैकलाइट मतलब जो अंधेरे में इसमें लाइट जल जाती है। दूसरी चीज़ MX Master 3S के साथ अच्छे से पेयर हो जाता है, और भी इसके कुछ फीचर्स हैं वो आप वेबसाइट पर जाकर पढ़ लेना, मैं आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये मुझे काफ़ी अच्छा कीबोर्ड लगता है, और मैं इसको मतलब पिछले 4-5 महीनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं किसी कॉन की बात करूँ या नेगेटिव पॉइंट की, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट है, बस यही है कि थोड़ा कॉस्टली है,
और टाइपिंग वाइपिंग जो कीबोर्ड का काम होता है वो तो अच्छे से कर ही लेता है। बाकी बैटरी बैकअप भी अच्छा है, वायरलेस कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। लॉजिटेक का एक और वायरलेस कॉम्बो आता है, इसको तो मैंने तकरीबन 3-4 साल यूज़ किया है, तो उसके बाद मैंने अब इस पर शिफ्ट हो गया हूँ और उसको मैंने यूज़ भी कर लिया था। तो ये अभी मैं अपनी एडिटिंग सेटअप में ये कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ और ये काफ़ी मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ उससे फुल्ली। तो अगर मैं हेडफोन्स की बात करूँ तो मैं यूज़ करता हूँ सोनी के MDR7506 और ये सोनी के स्टूडियो हेडफोन्स हैं। स्टूडियो हेडफोन्स का यहाँ पर ये मतलब होता है कि इसमें माइक नहीं होता है। ये आपको ऑडियो मॉनिटरिंग के लिए, सुनने के लिए बेहतर है, बट इसमें माइक वगैरह नहीं होता है। मैंने जितने भी यूज़ किए हैं इससे पहले, मैंने सनहाइजर की यूज़ करता था, उसमें भी माइक नहीं था। तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से आपको बता रहा हूँ ये चीज़। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अमन भाई, हम एडिटिंग के लिए नॉर्मल हेडफोन्स भी तो यूज़ कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हो और उसमें कोई गलत बात है भी नहीं। मैंने भी बहुत साल तक नॉर्मल हेडफोन्स ही यूज़ किए, बट स्टूडियो हेडफोन्स का यहाँ पर ये मतलब होता है कि हमारा जो साउंड होती है उसमें हाइज होते हैं, मिड्स होते हैं, लोज होते हैं। तो जो आपके नॉर्मल हेडफोन्स होते हैं उसमें सारी साउंड आपको बैलेंस सुनाई देती है, बट इस तरीके के हेडफोन्स में आपको हाइज, लोज, मिड्स बहुत क्लियर सुनाई देते हैं। मतलब जो बहुत लो साउंड भी होगी उसका भी आपको बहुत क्लियर और ज़्यादा आवाज़ आएगा। बट जब आप एडिटिंग कर रहे होते हो और एडिटिंग में आपके पास साउंड डिज़ाइन भी होता है, म्यूज़िक भी होता है एंड डायलॉग भी होता है, तो उन तीनों साउंड्स को अच्छे से बैलेंस करने के लिए हमें इस तरीके के हेडफोन्स काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं कि भैया डायलॉग का वॉल्यूम इतना होना चाहिए, जो साउंड इफेक्ट लगाया उसका वॉल्यूम इतना होना चाहिए, और जो म्यूज़िक हमारा चल रहा है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो इन सबको अच्छे से बैलेंस करने के लिए इस तरीके के हेडफोन्स को यूज़ करना बेहतर रहता है। और ये वाले हेडफोन्स शूटिंग के दौरान भी, जो वीडियोस, जो मूवी शूट होती है वहाँ पर वो लोग ऑडियो मॉनिटरिंग के लिए भी इस तरीके के हेडफोन्स को यूज़ करते हैं। बट ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है। ये अच्छे हैं बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है। अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये हैं, थोड़े से महंगे हैं ये वाले भी कुछ कम सस्ते नहीं है। तो इन दोनों में से आप कोई भी चुन सकते हो, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं, बस कंफर्ट का फ़र्क है। तो मेरे जो 2 रीज़न थे इसको परचेज़ करने के, एक तो उसका थोड़ा सा प्राइस कम था, दूसरा ये इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं, तो काफ़ी छोटे से हो जाते हैं, तो फिर आप इसको बैग वैग में कहीं भी डाल लो। तो मैंने भी बहुत साल जो आप नॉर्मल हेडफोन्स यूज़ करते हो मैंने वो किए। तो मैंने अभी जल्दी में ही इस पर शिफ्ट किया। जब मैंने ये अपना लैपटॉप परचेज़ किया था तभी मैंने इन हेडफोन्स को भी परचेज़ किया था, क्योंकि अब मैं अपनी एडिटिंग को बहुत सीरियसली लेने लगा हूँ। तो अब आप लोगों के दिमाग में एक यूनिवर्सल सवाल भी आ रहा होगा कि अमन भाई, सारी दुनिया डाविंची पे शिफ्ट हो गई बट आप अभी भी प्रीमियर क्यों यूज कर रहे हो? तो यार इसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैं आपको थोड़े बहुत रीजन बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि मैं बहुत पहले से प्रीमियर प्रो यूज कर रहा हूँ, तो समहाउ मैं प्रीमियर प्रो पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ। मुझे कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में जाना थोड़ा मुश्किल, थोड़ी हेजिटेशन होती है, तो मैं उस पर काफ़ी आंखें बंद करके भी एडिटिंग कर सकता हूँ। तो इतना मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ उस पर, तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। दूसरी चीज़, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका आगे पोस्ट प्रोडक्शन प्रीमियर प्रो पर ही चलता है, तो मुझे प्रोजेक्ट फाइल सेंड करनी पड़ती है, तो इस वजह से भी मैं प्रीमियर प्रो पर ही अटका हुआ हूँ। रही बात डाविंची रिजॉल्व की, तो मैंने डाविंची रिजॉल्व सीख लिया है, मैं उस पर कलर ग्रेडिंग करता हूँ, एडिटिंग भी करता हूँ। लेकिन अभी मैं बात करूँ मेरे गो टू सॉफ्टवेयर की, तो प्रीमियर प्रो मुझे बढ़िया लगता है यार। दोनों ही सॉफ्टवेयर अच्छे हैं यार। प्रीमियर प्रो अब उतना लैग भी नहीं करता जितना पहले करता था। हाँ, उसकी भी कुछ कमियां हैं, बट उनको नजरअंदाज किया जा सकता है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड अमन आउट।